एपिसोड 132 टू 141। अर्जुन और अनिका दोनों ही साथ में एक रेस्टोरेंट गए, जहां अर्जुन पहले से ही अनिका के लिए टेबल बुक करा रखा था। हालांकि यह रेस्टोरेंट भी अर्जुन का ही था, पर अनिका को ये नहीं पता था। अर्जुन आज अनिका को खुश देखने के लिए वह सब कुछ कर रहा था जो वह पसंद करती थी। अनिका भी अर्जुन के इतने प्यार भरे जेस्चर से बहुत खुश थी। वह दोनों साथ में डिनर किए और कुछ देर बाद वो दोनों वहां से अपनी बेटी से मिलने अस्पताल चले गए। वह दोनों वहीं अस्पताल में ही अपनी बेटी के साथ थे। अचानक फोन कॉल की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाया। वो अभी तक ये सब सोच रहा था। वह फोन की तरफ देखा तो अनिका का कॉल था। अर्जुन तुरंत पूछा, क्या तुम फ्री हो? अगर आज फ्री नहीं हो तो क्या हम कल चलें? तभी अनिका तुरंत बोली, सॉरी वो आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने के लिए जा रही हूं, तो क्या हम कल चलें? अर्जुन ये सुन तो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। इतना क्या, उसने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह अनिका रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं अर्जुन अभी भी अपनी बेटी के पास अस्पताल में ही था, क्योंकि उसे थोड़ी देर बाद जाना था। उसी समय डेरिक का फोन बजा। उसने फोन नंबर देखा और जवाब देने से पहले विनम्रता से एक तरफ भाग गया। मिस सिन्हा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या अनिका शर्मा टन की शाखा के साथ अनुबंध हासिल करने में कामयाब रहे? एक ठंडी आवाज ने पूछा। हाँ, मिस सिन्हा। टन से डायरेक्टर स्टेनली व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और अभी अभी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। डेरिक के सिर का पिछला हिस्सा पसीने से भीगा हुआ था, उसके पैर डर से कांप रहे थे। काव्या सिन्हा से निपटना बहुत मुश्किल था। अब तक डेरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि काव्या कंपनी की नई बॉस थी। वह अनुमान लगा सकता था कि काव्या का हर काम अनिका से संबंधित था। यह अर्जुन से भी संबंधित हो सकता है। समझ गया। उसने फोन रख दिया। डेरिक घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही है। ऑफिस लौटने से पहले उसने खुद को शांत किया। उस समय हर कोई अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि उस रात दी ट्रायम्फ में क्या खाया जाए। तभी अनिका को एक फोन आया। यह एरिक का था। हेलो अनिका, तुम कहाँ हो? मैं प्लाजा होटल में हूँ, मुझे लेने आओ। एरिक का लहजा बेहद अहंकारी था, और वह ऐसे बोल रहा था जैसे वह अपने नौकर को आदेश दे रहा हो। अनिका को आश्चर्य हुआ। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था और उसने ठंडे स्वर में कहा, एरिक, तुम यहाँ क्यों हो? एरिक वहाँ क्यों था? अनिका, मैं यहाँ बेशक मौज मस्ती करने आया हूँ। क्यों? क्या तुम मेरा मनोरंजन नहीं करना चाहते? एरिक होटल प्लाजा में था। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और गम चबा रहा था। वह अपनी फूलों वाली शर्ट में बहुत स्टाइलिश लग रहा था। फिर भी वह एक ही समय में बेकाबू और बेलगाम लग रहा था। वह एक रिमॉडल्ड बेंज स्पोर्ट कार के सामने झुका हुआ था, जो लाल रंग की थी और अपनी कार की चाबियों से खेल रहा था। वह शांत और आकर्षक दिख रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने कुछ सुंदर लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया जो उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए भी आईं। एक तरफ कुछ अन्य पुनर्निर्मित स्पोर्ट्स कारें भी थीं, जैसे माज़दा, बीएमडब्ल्यू और मित्सुबिशी। हर गाड़ी के किनारे एक बेलगाम आदमी खड़ा था। इसके अलावा उनके बगल में दो खूबसूरत महिलाएं थीं जो स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थीं। उनके बाल बंधे हुए थे और उन्होंने झुमके, नाक की अंगूठी, जूते, बूटी शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहने हुए थे। वे अमीर माता पिता के ठेठ भोगवादी बच्चे थे। जिस तरह से वे कपड़े पहनते थे उससे ऐसा लगता था कि उन्हें कारों का शौक था। अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में ले आऊंगी। एरिक ने फोन रख दिया और साफ नीले आसमान की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुराया। इट्स शो टाइम। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। लगभग 15 मिनट के बाद अनिका स्वयं गाड़ी चलाकर होटल प्लाजा पहुंची। प्लाजा में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। हालांकि वो एरिक को नहीं देखी। जैसे ही वह उसे फोन करके पूछने वाली थी कि वह कहाँ है, अचानक उसने मोटर की गड़गड़ाहट सुनी। अनिका ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लाल रंग की बेंज स्पोर्ट कार 100 मील प्रति घंटे की गति से उसकी ओर आ रही है। एरिक कार में बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस पल अनिका स्तब्ध रह गई। वह स्थिर खड़ी रही और चकित होकर देखती रही कि लाल रंग की बेंज स्पोर्ट कार उसकी ओर कैसे आ रही है। इसके अलावा मोटर की गड़गड़ाहट से उसके कान गूंजने लगे। जब बेंज स्पोर्ट की कार अनिका से 1 मीटर दूर थी, तभी कार तेजी से उसके बगल से गुजरी और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अंत में
वह तेज आवाज के साथ रुकी। एरिक ने कार का दरवाजा खोला, उसमें से बाहर निकला और अपने हाथ से कार के फ्रेम को खुला रखा। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना धूप का चश्मा हटाया और उत्तेजक अंदाज में कहा, अरे अनिका, क्या तुम डर गई थी बेवकूफ? अनिका के पीछे से हंसी की आवाज आई। एरिक के दोस्त अनिका की तरफ बढ़ने लगे और बिना किसी संकोच के उसे सिर से पैर तक देखने लगे। कुछ पुरुष हंसे और बेशर्मी से बोले, अरे एरिक, तुम्हारी चचेरी बहन बहुत हॉट है। उसके शरीर को देखो। हा हा हा, ये लड़की बुरी नहीं है। वह मेरी पसंद की है। मैं इंतजार नहीं कर सकता एरिक। एक रात के लिए 1 लाख के बारे में क्या? क्या ये ठीक रहेगा? उन पुरुषों में से एक, जिसने अपने बाल चोटी में बांध रखे थे, ने कुटिलता से मुस्कुराया। एरिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्लिम, तुमको कीमत के बारे में मेरी चचेरी बहन से बात करनी होगी। अगर वह सहमत हो जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं है। वह चेहरा किसी सेलिब्रिटी के चेहरे से भी अधिक कोमल है। थप्पड़। आखिरकार डर के मारे अनिका को होश आया और उसने उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा जिसके बाल चोटी में बंधे थे। वह चिल्लाई, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि इंसान की तरह कैसे बोलना है? एरिक को अनिका के अचानक थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। चोटी वाला आदमी दंग रह गया। होश में आने के बाद वह चिल्लाया, भाड़ में जाओ। तुम कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहती हो? ब्रैड्स बहुत गुस्से में था। उसे पहले कभी किसी महिला ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ नहीं मारा था। थप्पड़। उसने अपना हाथ उठाया और अनिका को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ अनिका के चेहरे पर लगा। नतीजतन उसका दाहिना गाल तुरंत सूज गया और लाल होने लगा। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की? ब्रैड्स गुस्से से भड़क गया। उसने गुस्से से अनिका को घूरा और फिर उसकी बांह पकड़ ली। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अनिका ने संघर्ष किया और चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके आसपास मौजूद 7-8 लोग एरिक के दोस्त थे। हालांकि उस समय वे सिर्फ दर्शक थे। वे सिर्फ इस दृश्य को ठंडे दिमाग से देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि एरिक उस महिला को सबक सिखाना चाहता था। और चिल्लाओ और संघर्ष करो, तुम छोटी कुतिया, मुझे फिर से थप्पड़ मारो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर मैंने तुम्हें आज सबक नहीं सिखाया तो मैं पूरी तरह से अस्तित्व में रहना बंद कर दूंगा। ब्रैड्स बात करते हुए कसम खा रहा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और सबकी तरफ देखा। वह बहुत घमंडी लग रहा था। एरिक उस समय अपनी लाल रंग की बैंड स्पोर्ट कार के सामने झुका हुआ सिगरेट पी रहा था। वह ये सब कुछ बेरुखी से देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। इसके विपरीत एरिक को अपने आप पर बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने देखा कि अनिका को परेशान किया जा रहा है। वह महिला इसकी हकदार है। एरिक, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? ब्रैड्स ने अनिका को कार के बोनट पर दबा दिया था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। एरिक ने बिना किसी दिल के ठहाका लगाया और अनिका के चेहरे पर थपथपाया। उसने कहा, अनिका, बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? क्या तुम डरी हुई हो? क्या तुम्हारा कोई अच्छा पति नहीं है? जाओ, उससे कहो कि वह यहाँ आए। अगर तुम यहाँ से बिना किसी नुकसान के जाना चाहती हो, तो अर्जुन को मेरे सामने घुटने टेककर अपने दोनों हाथ जोड़ेगा, समझी? एरिक ने कहा, अनिका, हम परिवार हैं। बेशक, मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। जब तक तुम अर्जुन को यहाँ आने, घुटने टेकने और मेरे सामने झुकने के लिए कहोगी, मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बारे में सोचो, अर्जुन सिर्फ एक बेकार आवारा है। इसके अलावा, वह एक बाहरी व्यक्ति है। ऐसा कहने के बाद एरिक ने ब्रैड्स को कार्रवाई करने का संकेत दिया। ब्रैड्स बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। उसने अपने होंठ चाटे और एक विकृत हंसी निकाली। फिर उसने अनिका के चिकने गाल पर चुटकी काटी। अनिका ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह उग्र रूप से संघर्ष करती हुई कर्कश स्वर में चिल्लाई, एरिक येट्स, तुम एक भयानक मौत मरोगे। अगर वह अर्जुन को आने के लिए कहती तो एरिक उसे आसानी से जाने नहीं देता। अनिका ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए उसने गुस्से से अपने लाल होंठ काटे और आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में ब्रैड्स की विकृत हंसी सुनाई दे रही थी। वह ये सब सहने के लिए तैयार थी। अनिका ने अर्जुन को अपने घर आने के लिए नहीं कहा, भले ही इससे उसका अपमान हो। वह अच्छी तरह जानती थी कि एरिक का लक्ष्य अर्जुन था। अगर अर्जुन आ गया तो वह खत्म हो जाएगा। एरिक ने ब्रैड्स और उसके गिरोह को देखा।
फिर उसने अपनी जेब से एक गोली निकाली। उसने कुछ नहीं कहा और अनिका की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और उसे निगलने के लिए मजबूर किया। खांसी खांसी। इतनी जोर से खांसने के कारण अनिका की आंखें लाल हो गई थीं। उसने एरिक और उसके साथियों को घूरते हुए चिल्लाया, तुमने मुझे क्या खिलाया? एरिक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बेशक, ये बहुत ही रोमांचक गोली है। ऐसा कहने के बाद एरिक ने ठंडे स्वर में अपना हाथ हिलाया। इसके बाद ब्रैड्स और अन्य लोगों ने अनिका को पकड़ लिया, क्योंकि उसके पैर लंगड़े हो गए थे। फिर वे अपनी कारों में सवार हो गए और उसे जबरन प्लाजा से अगवा कर ले गए। एरिक ने ये गोली विदेश से खरीदी थी। इसके प्रभाव में कोई भी महिला होश में नहीं रह सकती थी। कार के अंदर 4 आदमी अनिका को घूर रहे थे, जिस पर अभी अभी गोली का असर होना शुरू हुआ था। वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने अपने होंठ काटे और अपनी स्कर्ट को नीचे दबाया। कार तेजी से एक होटल की ओर बढ़ी। उनमें से कुछ लोग कार से बाहर निकले और अनिका को एक कमरे में ले गए। उसी समय अर्जुन लगातार अनिका को फोन करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किसी ने कभी उसका फोन नहीं उठाया। अंत में उसका फोन बंद हो गया। अरे नहीं, कुछ भयानक हुआ होगा। यह अर्जुन की पहली प्रवृत्ति थी। इसलिए उसने तुरंत मिंडी को फोन किया। मिंडी, अनिका कहाँ चली गई? वह अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? मिंडी अपने सहकर्मियों के साथ खाने के बारे में चर्चा करते हुए कार्यालय में थी। उसने जवाब दिया, वीपी शर्मा 20 मिनट पहले चली गई। मुझे लगता है कि वह प्लाजा गई थी। ओह हाँ, वह अपने चचेरे भाई एरिक को लेने गई थी। एरिक। अर्जुन को ज्यादा से ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। उसने फोन रख दिया और कबीर को फोन किया। मुझे बताओ एरिक येट्स कहाँ है? जल्दी करो। कबीर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मिस्टर कपूर, मैं अपने लोगों से उसे खोजने के लिए कहूंगा। चिंता मत करो। वह चिंता क्यों ना करे? अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत फोन काट दिया। फिर उसने एरिक को फोन किया। लगभग तुरंत ही कॉल कनेक्ट हो गई। एरिक ने ठंडी हंसी में कहा, ओह, क्या यह मेरी चचेरी बहन का वो निकम्मा पति नहीं है? तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? एरिक, अनिका कहाँ है? अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा। वह बहुत गुस्से में था, क्रोध ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। अगर एरिक ने सीमा लांघी, तो अर्जुन उसे इतना कठोर सबक सिखाएगा कि एरिक कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा, वह येट्स को देश और धरती से गायब कर देगा। अर्जुन, मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम मुझ पर इसी तरह गुस्सा करते रहे तो मैं कभी याद नहीं रख पाऊंगा। एरिक अपने आदमियों के साथ बार में शराब पी रहा था। वे दोनों अपनी अपनी बाहों में एक एक लड़की को गले लगाए हुए थे और अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार समय बिता रहे थे। इसलिए अर्जुन अंततः उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे। हा हा हा, उसकी योजना काम कर गई। अर्जुन ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। वह निडर था और चिल्लाया, एरिक, मुझे बताओ अनिका कहाँ है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर अनिका को कुछ हुआ, तो तुम्हें हमेशा इसका पछतावा होगा, एरिक येट्स। तुम जो भी करोगे, उसके लिए येट्स को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। एरिक क्रोधित हो गया। भाड़ में जाओ। अर्जुन, अनिका अब मेरे साथ है, तो तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? एरिक गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जैसा निकम्मा आदमी उस पर चिल्लाएगा। वह अपनी गरिमा कैसे बचाए रखेगा? अर्जुन, मैं तुमको केवल इतना बता सकता हूं कि अनिका इस समय अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही होगी। 4 आदमी। आह, ठीक है। 5 मिनट हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे अब किस चरण पर हैं। आइसलैंड होटल का कमरा 3088। यदि तुम समय पर वहां पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तो आप कुछ रोमांचक देख पाओगे। एरिक बेशर्मी से हंसा। उसकी आंखें और होंठ द्वेष से भरे हुए थे। धमाका। एक जोरदार गड़गड़ाहट अर्जुन के दिल पर पड़ी। एरिक येट्स, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थीं। लानत है तुम पर, एरिक येट्स। एरिक गंभीरता से मौत मांग रहा था। फिर भी अर्जुन के पास एरिक से बदला लेने का समय नहीं था। इसलिए उसने तुरंत कबीर को फोन किया और उसे आइसलैंड होटल के पास मौजूद अपने लोगों को तुरंत वहां पहुंचने का आदेश देने को कहा। इसी समय उन्होंने अपनी कंपनी की BMW बाइक ली और आइसलैंड होटल की ओर बढ़ गए। दूसरी तरफ अर्जुन के फोन रखने के बाद एरिक ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ ठंडी हंसी उड़ाई। उसने कहा, हे तुम्हारा दिन शुभ हो। उसी समय एक व्यक्ति ने निजी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया।
उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, एरिक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अनिका को चोट नहीं पहुंचाओगे। तुम सिर्फ अर्जुन को अपंग बना दोगे। एरिक ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसके सामने बैठा था और उत्सुकता से पूछा, रोहन, मैं समझ नहीं पाया। क्या तुम मेरे चचेरी बहन को इतना पसंद करते हो? अर्जुन पहले तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, और अब तुम उसके साथ ऐसा करके बहुत क्रूर हो। 2 दिन पहले, रोहन ने एरिक को ढूंढा और उसे बताया कि उसके पास अर्जुन से बदला लेने की योजना है। स्वाभाविक रूप से, एरिक ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे बस एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि रोहन जो पहले बहुत अमीर हुआ करता था, वह इतना निराश कैसे हो गया। जब एरिक ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। रोहन की आंखें काली हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा और जाने से पहले सिर्फ थोड़ी शराब पी। वह हताश दिख रहा था और उसकी पीठ से ठंडक महसूस की जा सकती थी। रोहन के जाने के बाद एरिक ने कॉफी टेबल पर लात मारी और दहाड़ा, भाड़ में जाओ। उसने मेरे साथ दिखावा करने की हिम्मत कैसे की? एरिक रोहन के व्यवहार से खुश नहीं था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे नीची नज़र से देखा गया है। उसने अपना फोन निकाला और ब्रैड्स को फोन किया। मूल योजना के अनुसार चलो। उसके साथ अपना रास्ता बनाओ। अनिका को चोट मत पहुंचाओ। आप कौन हैं, रोहन खन्ना? तुम तो बस एक कूड़े का टुकड़ा हो जो बहुत बुरी हालत में है। अर्जुन आइसलैंड होटल पहुंचने के बाद कमरा 3088 में भाग गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा लात मारकर खोल दिया। टकराना। दरवाजा लात मारकर खोले जाने के बाद अर्जुन अंदर भागा। जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसके शरीर में क्रोध भड़क उठा और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। भाड़ में जाओ, तुम सब! उसकी दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा। अर्जुन ने जो देखा उससे वह भड़क गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से लाल हो गया। अनिका के हाथ बिस्तर के फ्रेम से बंधे हुए थे और वह बेचैनी से कराह रही थी। इसके अलावा, उसके गाल पर एक हल्का सा हाथ का निशान था और उसके होठों के कोने पर खून लगा हुआ था। अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दौड़कर आया और ब्रैड्स के पेट पर पूरी ताकत से लात मारी। धमाका। अर्जुन द्वारा लात मारे जाने के बाद ब्रैड्स पीछे की ओर उड़ गया और सीधा नाइटस्टैंड से जा टकराया। ये कहना होगा कि ब्रैड्स का सिर ही नाइटस्टैंड से टकराया था। नतीजतन, उनके सिर से खून बहने लगा और वे दर्द से चिल्लाने लगे। अर्जुन को आते देख बाकी 3 लोग चौंक गए। हालांकि, वे जल्दी से होश में आए और बिस्तर के नीचे से बैट और चाकू निकाल लिए। उन्होंने उसके आने की योजना बनाई थी। यह एक जाल था। अर्जुन के लिए एक जाल जिसमें फंसना मुश्किल था। अनिका को बिस्तर से बांध दिया गया था। उसने अपने होंठ को तब तक काटा था जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा था। होश में रहने की पूरी कोशिश करते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अनिका ने देखा कि 3 आदमी अर्जुन को घेर रहे थे। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, अर्जुन, भागो! अभी भागो! अब भी वह अर्जुन के बारे में चिंतित थी। फिर भी, अगले ही पल, अर्जुन को मुक्का मारते, लात मारते और अपने नंगे हाथों से उनके चाकू पकड़ते हुए देखा गया। जाहिर है, वे तीनों अंततः हार गए और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। पीटर ने उनमें से एक के हाथ में पकड़ा हुआ बेसबॉल बैट छीन लिया और उस व्यक्ति के सिर पर दे मारा। तोड़ो! उस व्यक्ति के सिर से खून बहने लगा। वह व्यक्ति खून से लथपथ अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया और दर्द से चीखने लगा। बाकी 2 ने अपने हथियार वापस लेने के बाद एक दूसरे को देखा और टीम बनाने का फैसला किया। वे अर्जुन पर हमला कर दिए और पूरी ताकत से चिल्लाने लगे। हालांकि, अंत में वे 1 मिनट से भी कम समय में हार गए। 2 जोरदार धमाके। वे दोनों पीछे की ओर उछलकर फर्श पर गिर पड़े। उनके शरीर में ऐंठन होती रही और वे होश में आते जाते रहे। फिर, अर्जुन धीरे धीरे ब्रैड्स के पास गया जो नाइटस्टैंड के सहारे झुका हुआ था। उसने ब्रैड्स को ठंडी निगाहों से देखा, जबकि ब्रैड्स वहीं पर लंगड़ा कर खड़ा था, अपना सिर पकड़े हुए और दर्द से कराह रहा था। धमाका। उसने एक बार फिर ब्रैड्स की छाती पर लात मारी, और ब्रैड्स की पसलियां टूटने की आवाज सुनाई दी। पीड़ा की चीख। ब्रैड्स तुरंत बाहर पारित कर दिया। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और खून से लथपथ बल्ले को फर्श पर फेंक दिया। उसकी रक्तरंजित आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं, और वह अनिका को खोलने के लिए दौड़ा। हालांकि, अगले ही पल, अनिका खुद पर काबू नहीं रख पाई।
वह अर्जुन पर आक्रामक तरीके से झपटी और उसकी बाहों में चढ़ गई। उसने खुद को ऑक्टोपस की तरह अर्जुन से चिपका लिया। अनिका पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। अर्जुन चौंक गया। उसने पलटकर उसे बिस्तर पर दबा दिया। इस समय कबीर और उसके लोग वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें बाहर खींचो, अर्जुन दहाड़ा। कबीर और उसके आदमियों ने फर्श पर पड़े चारों लोगों को बाहर खींच लिया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। कबीर स्वयं दरवाजे की रखवाली करेगा। दरवाजे के बाईं और दाईं ओर काले कपड़े पहने पुरुषों की दो पंक्तियां व्यवस्थित ढंग से खड़ी थीं। वे दोनों दरवाजे से 5 मीटर दूर थे। एरिक बार में आनंद ले रहा था। वह उस समय अपने आप से बहुत खुश था, क्योंकि वह अंततः उस छोटी सी कुतिया अनिका से बदला लेने में कामयाब हो गया था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अर्जुन को अब तक बहुत पीटा जा चुका होगा। एरिक ने अपना फोन निकाला और ब्रैड्स को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वह बेशर्मी से मुस्कुराया और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनिका इतनी छोटी वेश्या होगी। इतना समय हो गया है और वह अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। एरिक ने जब इस बारे में सोचा तो वह अपने बगल में बैठी सुंदर महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। हालांकि इस समय धमाका, निजी कमरे का दरवाजा हिंसक तरीके से लात मारकर खोला गया। सूट पहने 4 हृष्ट-पुष्ट आदमी अंदर घुस आए। टाइगर ने एरिक को ठंडी निगाहों से देखा जो सोफे पर बैठा था और इस समय कामुकता से अभिभूत था। टाइगर ने जोर से कहा, एरिक। एरिक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कोई अंदर घुस आया है। वह गुस्से में था और उठ खड़ा हुआ। टाइगर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, कौन हो तुम? भाड़ में जाओ। अपने परिवार में एरिक राजा था, इसलिए वह घमंडी और अनुचित व्यवहार करने का आदी था। टाइगर ने जोर से घूंसा मारा और उसे जोर से मुक्का मारा। यह एरिक की नाक टूटने की आवाज थी। एरिक पीछे की ओर गिर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका दिमाग भी धड़कने लगा। भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुक्का मारने की? तो तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं येट्स परिवार से एरिक येट्स हूं। मेरे दादा बॉब येट्स हैं और मेरे पिता सैमसन येट्स हैं। तुम सब मुर्दा हो। एरिक ने अपनी नाक पकड़ ली और पागलों की तरह चिल्लाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पिता या दादा कौन हैं। हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। टाइगर ने ठंडे स्वर में कहा। टाइगर ने अपना हाथ हिलाया और उसके 2 आदमियों ने एरिक को पकड़ लिया। फिर उन्होंने एरिक की बाहों को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। एरिक ने संघर्ष किया और दर्द से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं येट्स में से एक हूं। मेरे पिताजी कबीर रनावत को जानते हैं। कबीर रनावत मेरे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में भी आया था। अगर तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत की तो तुम मरने को तैयार हो। थप्पड़। टाइगर को उसकी बकबक से परेशानी होने लगी, इसलिए उसने एरिक के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। परिणामस्वरूप एरिक तुरंत आज्ञाकारी बन गया। होटल के कमरे में अनिका आखिरकार संतुष्ट हो गई थी। अर्जुन की बाहों में लेटी हुई उसका चेहरा लाल था। कमरे का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ था और उनकी प्रेमपूर्ण मनोदशा अभी भी हवा में थी। अनिका की आंखें बड़ी हो गई थीं और वह खाली स्थान को देख रही थी। अर्जुन ने कहा, घर मत जाओ। अहाना के साथ रहो। तुम्हारा क्या हाल है? अनिका ने अपना सिर उठाया और पूछा। अर्जुन के कमरे में घुसने का दृश्य अभी भी अनिका के दिमाग में घूम रहा था। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। कल अहाना की सर्जरी होने वाली है। अर्जुन का स्वर अचानक से ठंडा हो गया था और उसकी आंखें भी अशुभ रूप से चमकने लगी थीं। अनिका को यह महसूस हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कुछ देर तक सोचती रही। अंत में उसने कहा, सावधान रहो। कोई परेशानी मत पैदा करो। अर्जुन ने अनिका के माथे को हल्के से चूमा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ठीक है। अर्जुन, तुम लड़ाई में इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। अनिका ने अपना सिर उठाया और अचानक पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं। क्या तुम्हारे माता पिता वाकई रेस्तरां के मालिक हैं? अर्जुन की लड़ाई की चालें फिल्मों में देखी गई चालों जैसी थीं। वह बहुत अद्भुत था। अरे नहीं, अनिका को उस पर शक होने लगा था। क्या उसे उसे बताना चाहिए? अर्जुन ने तेज सांस ली, उठकर अपने कपड़े पहने।
सफाई करने के बाद उसने अनिका को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चला गया। कबीर और उसके आदमी श्रद्धा और सम्मानपूर्वक बाहर खड़े थे। उन्होंने अपने कानों पर रखे हाथ तभी हटाए जब उन्होंने अर्जुन को बाहर जाते देखा। मिस्टर कपूर, उसे रख लिया गया है। आप हमें कभी भी बता सकते हैं कि उसके साथ क्या करना है, कबीर ने सम्मानपूर्वक कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, किसी से कहो कि वह अंदर कपड़े भेज दे। उसके बाद अर्जुन कबीर और उसके आदमियों के साथ होटल से निकल गया। वह कबीर की कार में सवार होकर खेल के मैदान में चला गया। कार के अंदर अर्जुन की आंखें बर्फीली थीं। हालांकि उसके सीने में आग जल रही थी। एरिक येट्स, मैं आ रहा हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कार सीधे स्टेडियम की ओर चली गई। इस समय स्टेडियम के बाहर काले सूट और काले धूप के चश्मे पहने हुए गुंडे घूम रहे थे। वे सभी अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए गंभीरता से खड़े थे। जब कार प्रवेश द्वार पर रुकी तो एक गुर्गा तुरंत आगे बढ़ा, कार का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, मिस्टर कपूर। उस क्षेत्र में मौजूद लगभग 20 से 30 आदमियों ने उस व्यक्ति के इशारे का पालन किया और वे सभी झुककर सम्मानपूर्वक चिल्लाने लगे, मिस्टर कपूर। उनकी आवाज का जोर चौंका देने वाला था। अर्जुन कार से बाहर निकला, उसकी आंखों में उसका ठंडा व्यवहार और गुस्सा दबा हुआ लग रहा था। तेज कदमों से वह अखाड़े की ओर बढ़ गया। कबीर भी पीछे से आ गया और घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। जैसे ही अर्जुन स्टेडियम में दाखिल हुआ, उसने एरिक को पागलों की तरह चिल्लाते हुए सुना, मुझे छोड़ दो, मेरा नाम एरिक येट्स है। मैं येट्स परिवार से हूं। अगर तुम मुझे तुरंत नहीं छोड़ोगे तो मेरे दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता कबीर रनावत को जानते हैं। वह देश का भूमिगत राजा है। बेहतर होगा कि तुम अब मुझे छोड़ दो। और तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो मैं कबीर से तुम्हारा ख्याल रखने को कहूंगा। घमंडी एरिक बेशर्मी से चिल्लाना बंद नहीं कर सका। यहां तक कि उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे होने और सीट से सटे होने के बावजूद भी वह अप्रिय व्यवहार कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके दादा का नाम बॉब येट्स था और वे येट्स परिवार के सदस्य थे। उनके पिता का नाम सैमसन येट्स था और कबीर जैंडर के साथ उनके अच्छे संबंध थे। कौन उस पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा? ये लोग तो अपनी मौत को ही आमंत्रित कर रहे होंगे। इन सब के बावजूद एरिक के सामने खड़े टाइगर के चेहरे पर उदासीनता थी। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर किसी बेवकूफ को देख रहा हो। अपने हाथ के झटके से उसने एरिक के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा जिससे उसके 2 दांत टूट गए। टाइगर चिल्लाया, बहुत बकवास है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कैसे और क्यों मरने वाले हो। कितना बेवकूफ हो। एरिक ने टाइगर को घूर कर देखा, मुंह में खून थूका और व्यंग्य किया। अरे मोटा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारा काम तमाम हो गया। मैं खुद तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वास्तव में एरिक थोड़ा घबरा गया। जब उसे पहले उस जगह लाया गया था तो उसने अपने आसपास का माहौल देखा था। वहां बहुत से लोग थे और वे सभी काले सूट पहने हुए आदमी थे। शहर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। एरिक येट्स उसी दिन वहां पहुंचे थे और उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया था। जिन लोगों को उसने उकसाया था वे थे वह छोटा सा कुतिया अनिका और अर्जुन कपूर। क्या यह अर्जुन हो सकता है? असंभव। उस कूड़े के टुकड़े में इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? यदि सचमुच इसके पीछे वह निकम्मापन था तो एरिक बकवास खाएगा। हालांकि अगले ही पल एरिक ने प्रवेश द्वार पर एक परिचित आकृति को आते देखा। जब एरिक ने उस व्यक्ति का आकार देखा तो वह दंग रह गया। ये कैसे संभव हो सकता है? यह अर्जुन कपूर था। वह वहां क्यों था? जरा ठहरिए। उसके पीछे वाला व्यक्ति कबीर रनावत था। ये कबीर था। तुरंत एरिक ने अर्जुन को नजरअंदाज कर दिया और मदद के लिए कबीर पर चिल्लाने लगा, कबीर, यह मैं हूं। मैं येट्स परिवार से एरिक येट्स हूं। मेरे पिता सैमसन येट्स हैं। अपने आदमियों से उन्हें पकड़ने के लिए कहो। उन्होंने मुझे पीटने की हिम्मत की, वे मौत को दावत दे रहे हैं। फिर भी एरिक के चिल्लाने के बावजूद कबीर पर कोई असर नहीं हुआ। चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ वह अर्जुन के पीछे खड़ा था। एरिक को ऐसे देख रहा था जैसे वह पहले से ही एक मरा हुआ आदमी हो। अगले ही पल एरिक की हैरान निगाहों के सामने अर्जुन एक एक कदम करके उसके पास पहुंचा। अर्जुन गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखों में नरक की कड़वी ठंड झलक रही थी। धमाका। उसे अर्जुन के घुटने से चोट लगी थी।
अर्जुन ने एरिक की ठोड़ी पर घातक प्रहार किया था। दरार, एक तीखी आवाज सुनाई दी। एरिक के कुछ दांत टूट गए और उसने मुंह से खून थूक दिया। अचानक हुए भयंकर दर्द से एरिक का शरीर कांप उठा। दर्द, पेट में दर्द। जब उसे मारा गया तो वह समय पर अपना मुंह बंद नहीं कर पाया था। नतीजतन, उसके दांतों ने उसकी जीभ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उसका पूरा मुंह अब चिपचिपे खून से भर गया था। आह! एक पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। सिर झुकाए और मुंह से खून टपकाते हुए एरिक ने अर्जुन को अपनी लाल आंखों से बुरी तरह घूरते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत है। तुमने वाकई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है। मेरा पूरा परिवार, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर एरिक को अंडरवर्ल्ड के राजा की तरह देखा। धप, एक और किक। इस बार, यह एरिक की छाती पर गिरा। उसका पूरा शरीर, जिसमें वह कुर्सी भी शामिल थी, पलटकर जमीन पर आ गिरा। तभी अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा, कुर्सी पकड़ी, उसे उठाया और एरिक पर पटक दिया। लकड़ी की कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। एरिक ने अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला दर्द महसूस किया। वह इसे जीवन भर याद रखेगा। नहीं, अब और नहीं। मैं गलत था, मैं गलत था। एरिक ने अपना अहंकारी व्यक्तित्व त्याग दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बड़ी मुश्किल से दया की भीख मांगने लगा और रेंगकर भागने की कोशिश करने लगा। तथापि, अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया, अपना पैर उठाया और उसके हाथ पर रौंद दिया। एक क्षण में ही पूरे स्टेडियम में मरते हुए सुअरों जैसी चीखें सुनाई देने लगीं। लगभग 10 मिनट बाद एरिक एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर लंगड़ा पड़ा था। कबीर ने अर्जुन को हाथ धोने के लिए तौलिया दिया। अर्जुन ने उसे लिया, अपने हाथ पोंछे और एरिक पर फेंक दिया। अर्जुन ने जेब से सिगरेट निकाली और एक गहरा कश लिया। फिर उसने एरिक को घूरते हुए कहा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, एरिक येट्स, अब क्या तुम्हें पता है कि मुझे भड़काने का क्या नतीजा होगा? एरिक को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह पहचान में नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गहरी चोट लगी आंखें खोलीं और फुसफुसाते हुए पूछा, तुम कौन हो? एरिक ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसा घटिया इंसान उस पर इस तरह हमला करेगा। वह तो बिल्कुल बेईमान था। इसके अलावा, थियो इतने सम्मानपूर्वक उसके बगल में क्यों खड़ा था? जो भी घटनाएं घटी, उनसे एरिक को लगभग मानसिक रूप से टूटने का सामना करना पड़ा। क्यों? क्या वह निकम्मा नहीं था? अर्जुन ने शांति से जवाब देने से पहले एक पल सोचा, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते। याद रखें, येट्स परिवार मेरी नज़र में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे चुनौती देने की कोशिश मत करो, अन्यथा, मैं इस धरती से येट्स को मिटाने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचूंगा। उस दिन अर्जुन को येट्स को हटाने की इच्छा हुई। लेकिन उसे अनिका द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। परेशानी मत पैदा करो। इसलिए, अर्जुन ने खुद को रोक लिया और केवल एरिक को सबक सिखाया। यदि एरिक इसके बाद भी पश्चाताप नहीं करता, तो येट्स परिवार के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह जाता। एरिक ने जमीन पर लेटकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन कपूर, ऐसा लगता है कि मैंने तुमको कम आंका है। तुम इतने समय से चुप रहे हैं। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा बेकार आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अर्जुन ने केवल हंसते हुए कुछ शब्द कहे और चला गया। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अनिका से दूर रहो और फिर से कोई भी मजाक करने की कोशिश मत करना। अन्यथा, तुम्हारा अंत बुरा होगा। इतना कहकर अर्जुन मुड़ा और चला गया। कबीर ने टाइगर को सिर हिलाकर इशारा किया और अर्जुन को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। स्टेडियम में सिर्फ टाइगर और उसके आदमी ही बचे थे। वे सब एरिक को घूर रहे थे और तिरस्कार कर रहे थे। एरिक को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। हटे कट्टे आदमियों के एक समूह द्वारा घूरे जाने से उसे अपनी जान का डर सताने लगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बॉब येट्स का पोता हूं, और मेरे पिता सैमसन येट्स हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। एरिक निराश होकर देखता रहा कि टाइगर और उसके आदमी एक बोरी और रस्सी लेकर उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उसे बोरी में डाला, उसे बांधा और जल्दी से उसे एक वैन में लाद दिया। स्टेडियम से बाहर निकलते ही अर्जुन अस्पताल की ओर चल पड़ा। कबीर ने एरिक द्वारा अपने साथ लाए गए लोगों की देखभाल की थी। कबीर ने उन्हें एक अस्पताल के सामने दफना दिया था क्योंकि उनके अंग टूट गए थे। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचकर अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उनका स्वागत एक हृदयस्पर्शी दृश्य से हुआ। वार्ड में अनिका और अहाना एक साथ खेल रहे थे।
यह एक ऐसा दृश्य था जिसे अर्जुन सुरक्षित रखना चाहता था। पापा! अर्जुन को देखकर अहाना अपनी बाहें फैलाकर दौड़ी और अर्जुन की बाहों में गिर पड़ी। अर्जुन उसे हवा में ऊपर ले गया जबकि अहाना खुशी से खिलखिला उठी। अहाना की आवाज हवा की झनकार की तरह तीखी थी। थोड़ी देर खेलने के बाद अनिका ने अर्जुन को रेस्ट रूम में खींच लिया। अनिका ने कुछ क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद पूछा, अर्जुन मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने एरिक के साथ कुछ किया? अर्जुन को पता था कि अनिका उससे ये पूछेगी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ क्या करूंगा? हमने बस बातचीत की। और फिर? अनिका के चेहरे पर अविश्वास भरा था। और फिर? वह घर चला गया, बेशक। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। अनिका को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह अच्छी तरह जानती थी कि एरिक किस प्रकार का व्यक्ति है। क्या वह अर्जुन से थोड़ी बातचीत करने के बाद घर चला जाएगा? अर्जुन ने देखा कि अनिका को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने आगे बताया, ये सच है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। शायद उसे मेरी बातें छू गई हों। वह फूट फूट कर रोया, अपनी गलतियां स्वीकार की और घर चला गया। अनिका ने अर्जुन को घूर कर देखा, धोखे के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार लग रहा था। क्या अब सभी पुरुष ऐसे ही हो गए हैं? बिना पलक झपकाए खुली आंखों से बकवास बोलने में सक्षम? मैं उसे फोन करके पूछूंगी, अनिका ने अचानक अपना फोन निकालने से पहले कहा। अर्जुन पहले तो चौंका, फिर घबरा गया। अरे नहीं! उसका पर्दाफाश होने वाला था। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके अनिका ने अपनी ठोड़ी उठाई, सीधे अर्जुन की ओर देखा और एरिक का नंबर डायल किया। सच तो ये था कि अगर अर्जुन ने सचमुच एरिक को सबक सिखाया होता तो भी अनिका कुछ नहीं कहती। ऐसा इसलिए था क्योंकि एरिक इस बार सचमुच बहुत आगे निकल गया था। यदि येट्स इस मामले को आगे बढ़ाते तो अनिका निश्चित रूप से अर्जुन का पक्ष लेती। बीप बीप बीप। बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। अंत में कॉल अनुत्तरित रही। थोड़ी देर बाद अनिका ने कोशिश करना छोड़ दिया और अर्जुन से संदेह से कहा, ठीक है, मैं एक बार आपकी बात पर विश्वास करूंगी। अर्जुन मुस्कुराया, उसके गाल को छुआ जो अभी भी थोड़ा लाल और सूजा हुआ था, और पूछा, क्या यह अभी भी दर्दनाक है? अनिका ने शर्म से सिर हिलाया और कहा, इसका इलाज हो गया है। मैं ठीक हूं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। अर्जुन ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा और जल्दी से बाहर निकल गया। अनिका, मैं तुम्हें बाद में ले लूंगा। अनिका हैरान थी, उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अर्जुन क्या करने जा रहा था। अरे हाँ, अर्जुन ने उससे एक दिन पहले पूछा था कि क्या वह आज फ्री है। ये बहुत बुरा था। अनिका ने उस रात अपने सहकर्मियों के साथ डिनर करने का वादा किया था। फिर भी कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद अनिका ने डेरिक को फोन किया और बताया कि वह उस रात जश्न के रात्रिभोज में क्यों शामिल नहीं होगी। डेरिक एक समझदार व्यक्ति था और उन्होंने बस इतना कहा कि भविष्य में और भी अवसर मिलेंगे। अनिका ने राहत की सांस ली और वार्ड के द्वार पर खड़ा होकर उस दिशा को देखने लगा जिस ओर अर्जुन भाग गया था। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि अर्जुन क्या करने वाला है। अर्जुन की ओर से वह उस फ्रांसीसी रेस्तरां की ओर तेजी से बढ़ा जहां उसने एक दिन पहले आरक्षण कराया था। जब रेस्तरां के मैनेजर ने अर्जुन को देखा तो उसने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया, मिस्टर कपूर, आप यहाँ हैं। मिसेस कपूर कहाँ हैं? मोटे मैनेजर ने इधर उधर देखा और हैरान रह गया जब उसे अर्जुन की महिला साथी दिखाई नहीं दी। एक दिन पहले मिस्टर कपूर ने रात भर के लिए पूरे रेस्तरां को आरक्षित करने के लिए 30,000 की जमा राशि का भुगतान किया था। पहले तो मैनेजर ने अर्जुन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अर्जुन ने एक औसत मजदूर वर्ग के व्यक्ति की तरह कपड़े पहने हुए थे। जब अर्जुन ने जमा राशि का भुगतान कर दिया तभी मैनेजर ने अपना विचार बदला। वह छुपी हुई दूसरी पीढ़ी का हिस्सा थे। अर्जुन ने हौंकते हुए पूछा, मैं तैयारियों की जांच करना चाहता हूं। मैनेजर बहुत उत्साहित था और उसने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को आयोजन स्थल की व्यवस्था देखने के लिए इधर उधर घुमाया। खिड़की के बाहर फीनिक्स झील का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। मिस्टर कपूर, आपके निर्देशानुसार हमने एक पियानो वादक को काम पर रखा है जिसके साथ एक वायलिन वादक भी है। इसके अलावा जब मिसेज कपूर आएंगी तो उनके चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां गिरेंगी। उन पर जो गुलाब बरसेंगे वे वही होंगे जो आप चाहते थे। सबसे ताज़े गुलाब जो एर्दोगो से आयात किए गए हैं। हमारे वेटरों ने भी पंखुड़ियों को हाथ से चुना और उन्हें चैनल की खुशबू में भिगोया।
मैनेजर लगातार बोलता रहा, जबकि अर्जुन पीछे से चुपचाप अपना सिर हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 लाख की अंतिम किश्त है। अर्जुन बहुत खुश हुआ जब उसने अपना कार्ड मैनेजर को सौंपा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया और कहा, मिस्टर कपूर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कार्ड स्वाइप करने के बाद मैनेजर तुरंत वापस आया और कार्ड अर्जुन को वापस दे दिया। यदि मैनेजर को पहले कोई संदेह था तो अब वह सब दूर हो गया है। 2 लाख। बहुत कम लोग आरक्षण के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अर्जुन कपूर उनमें से एक थे। इसलिए प्रबंधक ने मान लिया कि अर्जुन एक साधारण नवधनाढ्य व्यक्ति है। ऐसे ग्राहकों को अच्छी सेवा दी जानी चाहिए। जब अर्जुन चला गया तो रेस्तरां के वेटरों ने उसकी गायब होती हुई आकृति को देखा। उनके चेहरे ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। वाह, वह आदमी इतना अमीर है कि उसने पूरे रेस्टोरेंट को 2 लाख में बुक कर दिया। कितना अच्छा होता अगर मेरा बॉयफ्रेंड इतना कम प्रोफाइल वाला और अमीर होता। मुझे आश्चर्य है कि वह महिला कौन है। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे कोई ऐसा मिला जो उससे इतना प्यार करता है। मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, बस हो गया। जल्दी से तैयारियां शुरू करो। हम आज रात कोई गलती नहीं कर सकते। मैनेजर ने वेटरों के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव देखकर सख्ती से कहा। जल्द ही रात हो गई। वहीं सिटी अस्पताल में एक के बाद एक फूलों से सजी मर्सिडीज बेंज की लंबी कतार मुख्य प्रवेश द्वार पर रुकी हुई थी। इस दृश्य ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग प्रवेश द्वार के चारों ओर एकत्र हो गए और उत्सुकता से देखने लगे। इसके अतिरिक्त कई लोगों ने अपने फोन निकाले और टिकटॉक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अरे, यह अमीर आदमी कौन है जो इतना पैसा खर्च कर रहा है? इतनी सारी लग्जरी कारें, क्या यह आदमी प्रपोज कर रहा है? कोई विचार नहीं, ये शब्दों से परे ग्लैमरस है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अगर वे मुझे लेने के लिए यहाँ आते तो अच्छा होता। ये बहुत रोमांटिक है और कथानक बहुत ही अवास्तविक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि के ड्रामा में दिखाया जाता है। प्रवेश द्वार के चारों ओर बहुत सी महिला नर्सें जमा हो गई थीं। वे ईर्ष्या से उस दृश्य को देख रही थीं। इस समय अनिका भीड़ के पीछे से अहाना को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया। उसे एक फोन आया था जिसमें उसे अहाना को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लाने के लिए कहा गया था। जब अनिका दरवाजे पर पहुंचे तो मर्सिडीज बेंज वाहनों के बगल में खड़े 4 ड्राइवर एक साथ झुके और सज्जनतापूर्वक अपने हाथ आगे बढ़ाए। मिस शर्मा, कृपया कार में बैठ जाए। एक क्षण में सबकी निगाहें अनिका पर टिक गईं। वह मुख्य स्टार थी। ईर्ष्या, जलन। हालांकि महिला का रूप अलौकिक थी और उसकी गोद में छोटी लड़की भी बहुत प्यारी और सुंदर थी। अनिका पूरी तरह से अचंभित थी। उसने आलीशान गाड़ियों की लंबी कतार पर नजर डाली और भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच उनमें से एक में बैठ गई। अनिका अचंभित थी। कुछ ही देर बाद कार फ्रांसीसी रेस्तरां के सामने रुकी। अनिका अहाना को गोद में लेकर कार से उतरी। उसकी उदास आंखें संदेह से भरी थीं। माँ, क्या हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं? छोटी अहाना ने अपनी बड़ी, रत्न जैसी आंखें झपकाईं और पूछा। उसके चेहरे पर विस्मय से भरा भाव था। अनिका को यह नहीं पता था कि उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। मिस शर्मा, आपका स्वागत है। कृपया मेरे पीछे आइए। दरवाजे पर एक वेट्रेस चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए अनिका के पास आई, झुकी और आमंत्रण का इशारा किया। ओह, जरूर। अनिका का दिमाग अभी भी धुंधला था जब उसने वेट्रेस को जवाब दिया। जब अनिका ने रेस्तरां में प्रवेश किया और वहां की शानदार व्यवस्था देखी तो वह आश्चर्यचकित भी हुई और भावुक भी हुई। जैसे ही वायलिन के तारों की ध्वनि सुनाई दी, बैकग्राउंड में पियानो बज रहा था। रेस्तरां में एक परिचित गायन की आवाज गूंजने लगी। अनिका ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसके गालों पर बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में आंसू बहने लगे। उसी क्षण वह आनंद से भर गई। यह अर्जुन था। यह अर्जुन ही होना चाहिए था। उसे याद आया कि आज क्या था। यह उनकी शादी की सालगिरह थी। संगीत के बीच एक मंद कोने से अर्जुन धीरे धीरे बाहर आया। उसने साफ सुथरा सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाकर अर्जुन ने अपना सिर उठाया और अनिका की ओर देखा, जो अभी भी अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी। खुशी से रो रही थी और मुस्कुरा रही थी।
अर्जुन ने कहा, अनिका, मैंने अतीत में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। आज से तुम दुनिया की सबसे खुश महिला हो जाओगी। अनिका ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी नम आंखों में गंभीरता का भाव था। उस क्षण उसकी सारी शिकायतें गायब हो गईं। वह उस रोमांटिक पल को बहुत संजोकर रखती थी। पिताजी, मुझे भी एक चाहिए, अहाना ने ईर्ष्या से कहा। अनिका और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। विशाल गुलदस्ते से अर्जुन ने एक डंठल निकाला और अहाना को दे दिया। ठीक है, यह अहाना के लिए है। अहाना बहुत खुश हुई और उसने अर्जुन के गाल पर चूमा। इसके बाद अर्जुन खड़ा हुआ और अनिका की ओर देखा। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपना गाल ऊपर उठाया। अनिका ने उसके गाल पर एक त्वरित चुंबन देने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। किनारे खड़े वेटर इस मार्मिक दृश्य को देखकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। ये कितनी गर्मजोशी भरी और खुशनुमा तस्वीर थी। अगर ये तस्वीर उनकी होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि खुशी की वह तस्वीर अचानक खत्म हो गई। अकस्मात एक व्यक्ति तेजी से रेस्तरां में आया और अर्जुन और अनिका के पास आया। थप्पड़। काव्या अचानक प्रकट हुई और गुस्से में अनिका को थप्पड़ मार दिया। उसने अनिका की नाक की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, साली, तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसा कहते हुए उसने अनिका के हाथों से गुलाबों का गुलदस्ता छीन लिया, उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी ऊंची एड़ियों से उसे कुचल दिया। ये सब तो अचानक हुआ। हर कोई हैरान था, खास तौर पर वेटर। सभी आंखें फाड़े और मुंह ढनके हुए देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। उनमें से एक को घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है। पूर्णतया उलटफेर। क्या तुम पागल हो? अर्जुन गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने गुस्से से काव्या के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसके सामने खड़ी औरत पागल थी। काव्या ने अपना चेहरा पकड़ लिया और अर्जुन और अनिका को नाराजगी से देखा। उसने कहा, अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे रहते हुए एक दिन भी चैन से जीने की उम्मीद मत करना। काव्या ने फिर अनिका को घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अनिका, तुम बहुत दयनीय हो। आज तक तुम अभी भी नहीं जानती कि अर्जुन कपूर कौन है। तुम दयनीय जोकर हो। इतना कहकर काव्या मुड़ी और चली गई। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और काव्या की पीठ पर गुस्से से घूरने लगा, फिर अपना ध्यान अनिका की ओर लगाया। अनिका पूरी तरह से गुस्से में थी। उसने अहाना को उठाया और अर्जुन के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। अर्जुन कपूर, मैं बहुत सह चुकी हूं। तुम्हें दोनों के बीच का मामला सुलझाना होगा, नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। अनिका को अब काफी हो चुका था। वह अर्जुन के लिए अस्पताल में भर्ती होने को तैयार थी। भले ही इसका मतलब एरिक को उसे अपमानित करने देना हो, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को चोट पहुंचे। हालांकि एक महिला होने के नाते अनिका किसी अन्य महिला को अपने विवाह में हस्तक्षेप करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उस महिला का अपने पति के साथ विवाह समझौता भी था। गुस्से में अनिका अहाना के साथ रेस्तरां से बाहर चला गया। अर्जुन गुस्से और लाचारी से भरे चेहरे के साथ अकेला खड़ा था। फूलों को जमीन पर जोर से पटकने के बाद अर्जुन अनिका के पीछे भागा। अनिका, मेरा इंतजार करो। कृपया मेरी बात सुनो, अर्जुन ने अनिका का पीछा करते हुए चिल्लाया। अनिका रुकी और पलटा, गुस्से से अर्जुन को देखा और बोली, ठीक है, तो बताओ, तुम कौन हो? काव्या मुझे बार बार क्यों बता रही है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो? अर्जुन कपूर कौन है? तुम क्या कर रहे हो? मुझसे छुपा रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? अर्जुन अचंभित रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। उन्होंने कहा, अनिका, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी अपनी समस्याएं हैं। अर्जुन वास्तव में अनिका को बताना चाहता था, लेकिन वास्तविकता ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। गायत्री जी अभी भी इस शहर में थी और अर्जुन को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसने क्या योजना बनाई है। वह महिला अर्जुन को आसानी से नहीं छोड़ती थी और अर्जुन जिन लोगों को सबसे अधिक महत्व देता था वे थे अनिका और अहाना। इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अनिका ने उसकी बातों पर उपहास किया। ठीक है, तो फिर अपना रहस्य बनाए रखो। अहाना की कल सर्जरी होगी, इसलिए मैं आज तुमसे बहस नहीं करूंगी। इतना कहकर अनिका आंखों में आंसू लिए मुड़ी और अहाना को अपनी बाहों में लेकर चली गई। अर्जुन की एकाकी छवि बनी रही जब उसने देखा कि अनिका की पीठ दूर जा रही है। इसके अलावा उसने अहाना को भी देखा जो अनिका के कंधों पर बैठी थी।
और अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अनिका, मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगा। वह दिन बहुत जल्द आएगा। जब सब कुछ सुलझ जाएगा, तो मैं तुम्हें और अहाना को धूमधाम से कपूर फैमिली के पास वापस ले आऊंगा। दूसरी तरफ, काव्या रेस्टोरेंट से निकलकर अपने होटल में वापस आ गई और कालीन पर अकेली बैठ गई। उसने रेड वाइन तब तक पी जब तक कि वह नशे में नहीं हो गई। आंखों में आंसू भरकर वह शहर के रात के नज़ारे को घूरती रही और बुदबुदाती रही, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैंने क्या गलत किया है? काव्या के लिए अर्जुन ही उसका सब कुछ था। हालांकि अब तो उसे सब कुछ किसी और का लग रहा था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। राजधानी के सबसे बड़े घराने की तीसरी युवती अपने ही दिल के मामलों से परेशान थी। अगर लोगों को पता चल गया तो निश्चित रूप से बवाल मच जाएगा। उसके जैसी मजबूत महिला वास्तव में एक आदमी के नशे में धुत हो जाएगी। खिड़की के बाहर की चांदनी होटल के कमरे में फैल गई। काव्या खड़ी हुई और धीरे धीरे अपनी लेसेदार नाइट गाउन उतार दी, जिससे उसका सुंदर शरीर सामने आ गया। वह शीशे में अपनी नग्न छवि को घूर रही थी। उसके दिल से लगभग 1 इंच की दूरी पर एक भयानक निशान था। यह एक चाकू का घाव था। वह अभी भी याद कर सकती थी कि अर्जुन ने एक बार उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसके गालों से गर्म आंसू बहकर उसकी छाती पर टपकने लगे। काव्या ने कांपते होंठों से बुदबुदाते हुए घाव को सहलाया, अर्जुन, क्या तुम भूल गए हो? ये जो यहाँ है, मैंने इसे तुम्हारे लिए पहले भी खोदा था। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों? यदि दुनिया की सभी भावनाओं को तार्किक रूप से समझाया जा सके तो इतना पछतावा नहीं होगा। काव्या अच्छी तरह जानती थी कि तार्किक रूप से उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह अर्जुन से पागलपन की हद तक प्यार करती थी। वह प्रेम से परेशान एक महिला थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी एकमात्र परेशानी ये थी कि वह अर्जुन का प्यार पाने में असमर्थ थी। येट्स परिवार के परिसर में वापस, बॉब येट्स को आंतरिक हॉल में ग्रैंड प्रेसेप्टर आर्मचेयर पर बैठे देखा जा सकता था, जो अर्जुन द्वारा उसे उपहार में दी गई जेड थम रिंग के साथ खेल रहा था। बॉब येट्स अपने होठों पर मुस्कान को छिपाने में असमर्थ थे। यह अच्छी चीज थी। इस वस्तु की कीमत 100 मिलियन थी। उस बेकार अर्जुन ने इतना मूल्यवान खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन बात यह थी कि उसने अज्ञानतावश उसे बॉब को दे दिया था। निश्चित रूप से, कचरे का एक टुकड़ा कभी भी खजाने के लायक नहीं हो सकता। अकस्मात, बटलर अंदर घुसा और घबराहट में चिल्लाया, बूढ़े मास्टर, ये बुरा है। बॉब ने उसे गुस्से से घूरा और चिल्लाया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कितनी बदतमीजी है। बटलर ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तो, यह क्या है? बॉब ने ठंडे स्वर में कहा, अभी भी जेड अंगूठे की अंगूठी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बूढ़े मास्टर, यंग मास्टर, वह मुसीबत में है। बटलर बहुत चिंतित लग रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ ही देर पहले उन्हें सूचना मिली थी कि यंग मास्टर एरिक येट्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके अंग टूट गए थे और उनके सारे दांत टूट गए थे। एरिक येट्स अब हॉस्पिटल में थे और उनकी हालत गंभीर थी। यह एक आपदा थी। किसी ने येट्स पर हाथ डाल दिया था। तमाचा। बॉब क्रोध से कांपते हुए उग्रता से उठ खड़ा हुआ। अपनी छड़ी लेकर वह बेचैनी से कहता हुआ हॉल से बाहर भागा, जल्दी करो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी से। मेरे एरिक, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बॉब बहुत परेशान हो गया और उसने किसी को आदेश दिया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। एरिक उनका प्रिय पोता था, उनका सबसे छोटा पोता, और वह उसे सबसे अधिक प्यार करता था। सेकंड पब्लिक हॉस्पिटल के एक वार्ड में एरिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका पूरा शरीर पट्टियों में बंधा हुआ था। जब से वह उठा है, वह बस छत को ही देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। उसकी 3 पसलियां टूट गई थीं और उसके सारे हाथ पैर टूट गए थे। उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। छत की ओर देखते हुए उसकी उदास आंखें अचानक लाल हो गईं। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मैं उसे मारना चाहता हूं। मैं उसे मारने जा रहा हूं। अब वह एक सब्जी के अलावा कुछ नहीं रह गया था। डॉक्टरों ने कहा कि भविष्य में उसे चाकू और कांटा पकड़ने में कठिनाई होगी और उसे पुनर्वास की लंबी अवधि से गुजरना होगा। उसे चलने के लिए और क्या करना होगा? बेशक, अर्जुन को इस सब के बारे में पता नहीं था। एरिक की अन्य चोटें कबीर के आदमियों के कारण हुई थीं। मिस्टर कपूर को अपमानित करना मौत को आमंत्रित करने के समान था।
एरिक के बगल में एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था जो लगभग 40 वर्ष का था। उसकी शक्ल एरिक से काफी मिलती जुलती थी। वह सीफेयर ट्रेडिंग के अध्यक्ष थे और एरिक के पिता सैमसन येट्स थे। इसके अलावा एरिक के हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो आलीशान कपड़े पहने हुए थी। रोने से उस महिला की आंखें लाल हो गई थीं। कौन इतना क्रूर है कि मेरे बेटे को इस तरह पीटा? वह एरिक की मां सिसिलिया थी। उसका दिल दुख रहा था। जाहिर है, एक मां के बच्चे उसके सबसे प्यारे होते हैं। उस पल, ये देखकर कि उसके बच्चे को किसी और ने चोट पहुंचाई है, सिसिलिया का दिल खून से लथपथ हो गया था। एरिक, बताओ, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मैं तुम्हारे पिता से उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहूंगा। सिसिलिया एरिक का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसे चोट पहुंचाने से डर रही थी, इसलिए वह केवल उत्सुकता से देख सकती थी। एरिक की आंखों के कोनों से आंसू की धार बह निकली। उसके फटे हुए होंठ कांप उठे और उसने कहा, पिताजी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। यह अर्जुन कपूर है, वह रीढ़ विहीन कूड़ा कचरा। उसे मेरे लिए मार डालो। मैं अब अपंग हो गया हूं। सैमसन ने वार्ड में आने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था। फिर भी, उसका चेहरा बहुत काला पड़ गया था। अर्जुन कपूर, क्या वह एक बेकार कूड़ा कचरा नहीं था? उसने ऐसा काम क्यों किया? क्या वह जीने से थक गया था? सैमसन, कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हमारे बेटे को उस बेकार के आदमी ने पीटा? हमें अपने बेटे का बदला लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस कमीने को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़े। सिसिलिया रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं। पर्याप्त। सैमसन सिसिलिया से नाराज हो गया और उसे घूरने लगा। तुम घर की मालकिन हो, लेकिन तुम अपने बेटे का भी ठीक से ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा परेशान करता रहता है। अगर उसने वाकई कुछ नहीं किया तो अर्जुन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या कहा? क्या वह तुम्हारा बेटा भी नहीं है? ठीक है, सैमसन येट्स, मैं अंधा हूं जो तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। मेरा बेटा पीड़ित है। सिसिलिया अचानक खड़ी हो गई, सैमसन को एक तरफ धकेल दिया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी और बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखकर सैमसन को बहुत दुख हुआ। इसलिए, उसने सिसिलिया को गले लगाया और कहा, ठीक है, रोना बंद करो। मैं इस मामले से निपट लूंगा। मैं अर्जुन को एरिक से 10 गुना ज्यादा दर्द जरूर दूंगा। शिमशोन ने सचमुच उस बेकार अर्जुन को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, अर्जुन ने बात को इतना आगे ले जाने की हिम्मत क्यों की? शिमशोन अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने उनसे कुछ बातें जरूर छिपाई होंगी। फिर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इतना कहकर सैमसन मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। दूसरी ओर, सैमसन के जाने के तुरंत बाद बॉब हॉस्पिटल पहुंचा। जब उसने एरिक को पट्टियों में लिपटा हुआ हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बेंत को फर्श पर पटका और चिल्लाया, मेरे पोते के साथ ये किसने किया? मैं चाहता हूं कि उसे 10 गुना सजा मिले। जब एरिक ने बॉब को देखा, तो वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी, मैं अब अपंग हो गया हूं। यह अर्जुन है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझसे बदला लो। जब बॉब को पता चला कि अर्जुन अपराधी है, तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना बेंत पकड़ा हुआ हाथ कांपते हुए कहा, ठीक है, एरिक, मैं अभी अर्जुन को पकड़ लूंगा और उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ऐसा कहकर बॉब अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया और रात में तेजी से माया जी के घर की ओर बढ़ गया। आधे घंटे से अधिक समय बाद अर्जुन को माया जी का फोन आया। माँ, बहुत देर हो गई, क्या बात है? अर्जुन अपने छोटे से 70 से 80 वर्ग मीटर के घर में अगले दिन मिला की सर्जरी के बाद इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को तैयार करने में व्यस्त था। उसने अपने कर्मचारियों को ग्रुप चैट 940, 901 और 551 में विशेष पुरस्कार के रूप में दसियों हजार के बोनस भी वितरित किए थे। अर्जुन कपूर, तुम में हिम्मत है, अभी वापस आओ। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। दूसरी तरफ से यह माया जी की आवाज नहीं थी, बल्कि बॉब येट्स की आवाज थी। अर्जुन को अचानक कुछ समझ में आया और वह भौंचक्का रह गया। उसने शांति से कहा, बॉब येट्स, क्या तुम एरिक के लिए यहाँ आए हो? बहुत बढ़िया, अर्जुन कपूर, तुमने मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारने की हिम्मत की। तुम वाकई बहुत बदतमीज हो। जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। बॉब बहुत गुस्से में था। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया।
ओल्ड शर्मा मैंशन में माया जी और मिस्टर शर्मा एक कोने में खड़े होकर काम रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी इतने सारे लोगों के साथ आधी रात को उनके घर क्यों आ धमका। वह असाधारण रूप से क्रोधित दिख रहा था। माया जी ने मिस्टर शर्मा की ओर देखा और मन ही मन कोसते हुए कहा, धिक्कार है अर्जुन, उसने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी होगी। इस बार तो उसने बूढ़े आदमी को भी भड़का दिया। भले ही इस बार वह न मरा हो, लेकिन वह बचकर नहीं निकलेगा। बॉब ने केवल बाघ का सिर अपनी छड़ी पर रखा और चेहरे पर गंभीर भाव लिए सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। पूरा कमरा एक जानलेवा माहौल से भर गया था। कुछ ही देर बाद अनिका घर लौट आई। उसे अपनी माँ का भी फोन आया था। जैसे ही वह अंदर आए, उसने देखा कि उसके दादाजी सोफे पर उदास बैठे हुए हैं। दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? अनिका ने विनम्रता से पूछा। लेकिन बॉब ने अपना बेंत उठाया और अनिका के पैर पर मारा। अनिका दर्द से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। दादाजी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी ऐसे मूड में क्यों थे। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे इस तरह पीटा था। घुटने टेको, अर्जुन के वापस आने तक घुटने टेको। बॉब गुस्से से चिल्लाया, बेकार का कूड़ा। तूने घर में भेड़िया ला दिया। तू बदनाम है।